काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि आप जैसे अच्छे श्रुति श्रोता हमें मिले हैं। एक शेर, तुफैल साहब के शेर से अपना कविता पाठ आरंभ करती हूँ। हम लोग नेताओं को आए दिन मंचों से पूछते हैं, लेकिन नेता विषय नहीं है कविता का। लेकिन देश में स्थितियां इतनी गंभीर हो गई हैं इनको लेकर कि हम विवश होते हैं कि हम बात अपनी कहें। सुने कि बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, बुलंदी का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, सियासी भेड़ियों थोड़ी बहुत गैरत जरूरी है, तवायफ तक किसी मोड़ पर घुंघरू तोड़ देती है। मैं मंच से कुछ हास्य की पैरोडीज पढ़ती हूँ, मुझे पीछे से आदेश हुआ है, सीधे सीधे मैं नेताओं पर कुछ मेरी हास्य गीत हैं जो मैं पढ़ती हूँ मंच से, आज आपके बीच पढ़ती हूँ, सुने। इन दिनों की बहुत चर्चित मेरी एक पैरोडी है, एक बहुत पुरानी फिल्म की बहर ली है, झुमका गिरा रे। उस गीत की बहर पर आप तक गीत पहुँचाती हूँ। बहर में टेक आती है बीच में, फिर क्या हुआ, वो फिर क्या हुआ आपको बोलना है, गीत का आनंद लीजिए। कि नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा, नेता गिरा, नेता गिरा, हाय हाय हाय, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। कहाँ कहाँ नेता गिरते सुने कि आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, आए नेता 5 बरस में घर में चोरी चोरी, जनता से बोला जितवा दे खेलेंगे फिर होरी, जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, कि जनता बोली वोट तो ले ले राहत दे दे थोड़ी, और लेकर वोट कसोई ने भर ली नी खूब तिजोरी, भर ली नी खूब तिजोरी। फिर नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे नोटों के फुल अंबार पे, नेता गिरा रे। अगली बंद में देखिएगा कि नेताजी कहाँ गिरते हैं कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, तन मन में ज्वाला भड़काती दारू उसने वो पी, चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, कि चमचों को ऑर्डर देकर बुलवाई उसने गोपी, और गोपी के चरणों में उसने धर दी अपनी टोपी, हर धर दी अपनी टोपी। फिर क्या हुआ बताती हूँ। फिर नेता गिरा रे पायलिया की झनकार में, नेता गिरा रे पायलिया की झनकार में, नेता गिरा रे। अंतिम पद तक पहुँचती हूँ कि चलती संसद में पल भर में नेता हुआ विलोपी, कि बोरा भर व्यापारी लाया जय हो रिश्वत रानी, छर्रों से गुल छर्रों से तब खूब हुई मनमानी, फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, कि फिर स्टिंग ऑपरेशन में फंस गए राजा जानी, और गुपचुप खींची टीवी ने दिखला दी सही कहानी, दिखला दी सही कहानी। बता दूं? फिर नेता गिरा रे, हाय के नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे सीधे ही जेल तिहाड़ में, नेता गिरा रे वोटों के बीच बाजार में, नेता गिरा रे। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी श्रृंखला में मेरा एक बंद और है, मैं कुछ दोहे आपके बीच में पढ़ना चाहती हूँ।
ये लोग मुझे अच्छी कविताएं नहीं पढ़ते। एक मेरी और चर्चित गीत है, लालू जी को श्रद्धांजलि गीत है। परिवार नियोजन पे लालू जी का कितना बड़ा योगदान है, आप सब परिचित हैं उससे, कहने की आवश्यकता नहीं है। ये गीत बच्चे भी आनंद लेंगे, जो बच्चे यहाँ बैठे होंगे, महिला पुरुष सब आनंद लेंगे। सुने कि बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, ये 9 बच्चे लालू की छवि के प्रतीक है सच्चे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, लालू का संदेश है ये, हम सबको उपदेश है ये। कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो। कम से कम 9 बच्चे हो, 10 हो और भी अच्छे हो। जितनी होगी आबादी, कौम बनेगी फौलादी। बच्चे पैदा खूब करो, खा खा रबड़ी के लच्छे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, और जिनके घर 9 बच्चे हैं, बेनसीब के अच्छे हैं। काए काए संगीत बजे, 3 in 1 का साज सजे। काए काए संगीत बजे, 3 in 1 का साज सजे। कोई रोए चिल्लाए, अजी टीवी खुद चुप हो जाए। हर पत्नी धोबन बन जाए, धो धो इनके कच्चे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और देखिए नवरात्रे चल रहे हैं, पंक्तियां देखती हूँ आपको कि 9 बच्चे शुभ होते हैं, 9 बच्चे शुभ होते हैं, कभी भी नवरस ढोते हैं। नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते। क्या बात है, क्या बात है। नवग्रह से सब डरते हैं, नव दुर्गा व्रत करते हैं। नवनिधिया नवरत्न बने, 9 से ही सब सजन बने। 9 के अंक इसी से लालू जी को लगते अच्छे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। और अंतिम बंद पढ़ती हूँ कि क्या चिंता कैसा डरना, बच्चों को पैदा करना। नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। नर नारी का प्यार है ये, जन्म सिद्ध अधिकार है ये। बच्चे पैदा खूब करो, देश के सारे कष्ट हरो। ये बच्चे शत्रु के उड़ा देंगे पल में पर खच्चे। बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे, बच्चे नहीं अच्छे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक कविता पढ़ने का खुद का मन था, एक मेरा बहुत अच्छा गीत है, आपके बीच पढ़ती हूँ। जहाँ मुझे अच्छे लोग मिलते हैं, वहाँ मेरा मन होता है वो पढ़ने के लिए। कृष्ण और राधा, मुझे मालूम बारिश की वजह से तो सारा कार्यक्रम स्पीड में चल रहा है। जी 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 सुनाते हम इसी के लिए आए हैं, सब आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मीरा और कृष्ण के कुछ सवैया छंद है, मैं आपके बीच पढ़ती हूँ। मेवाड़ की धरती पे खड़ी हुई हूँ, वो बीच में आपके पढ़ती कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा। बहुत अच्छी छंद है, आप सुनिएगा कि मीरा ने मूरत को जो सुलाया, तो नटखट जाग के सो गया होगा। गोद के स्पर्श में मोद को पाकर पाहन कोमल हो गया होगा। मीरा ने प्रेम की बेल जो बोई, तो कान्हा भी अंकुर बो गया होगा। मीरा ने आंसू के मोती
शीशा प्याला किया। मैं सिद्ध करती हूँ मीरा ने कभी विश नहीं किया। पंक्तियां देती हूँ आप सबको कि फूलों में सांप को देख के माला में धागे सा सांप को सी गई मीरा। राणा ने प्याला दिया विष का और सोचा अभी के अभी गई मीरा। मीरा ने विष तो पिया ही नहीं, ऐसे मौत को मार के जी गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का प्याला है ये, प्रणधार के प्यार को पी गई मीरा। प्रणधार के प्यार को पी गई। क्या बात है ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कि राधा को कृष्ण की देह मिली। पंक्तियां देखिएगा, वाह वाह, मेरी बहुत अच्छी पंक्ति है कविता की कि राधा को कृष्ण की देह मिली, बिन देह के नेह निभा गई मीरा। ब्रज कुंज में राधा ने रास रचा, मरुभूमि में कुंज खिला गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण ने द्वापर में राधा को गाया, तो कलयुग में कृष्ण को गा गई मीरा। कृष्ण के प्रेम का राधा पे कर्ज था, राधा का कर्ज चुका गई। राधा का कर्ज चुका गई मीरा। कर्ज चुका गई मीरा। और पंक्तियां हैं, मंच का आशीर्वाद देती हूँ कि कृष्ण तो श्याम है काजल। वाह, कृष्ण तो श्याम है काजल। काजल आंज के सो गई मीरा। श्याम के नाम को ऐसा रटा, खुद गोरी से सांवरी हो गई मीरा। कंत के पंत में प्रेम की अश्रु की वृष्टि से सृष्टि भिगो गई मीरा। और उस खेत की रेत में मोती उगे, जिस खेत में बैठ के रो गई मीरा। मीरा के पदों में गिरधर शब्द का बहुत उपयोग हुआ है। गिरधर शब्द को मन में रखेगा और ये पंक्तियां सुनिए कि राणा ने ओझा बुलाया, बताया कि भूतिया प्रेत है मीरा के भीतर। गिरधर गिरधर ही रट ले, तज घूंघट घूमती है दर बेदर। जीभ पे गिरधर नाम ना सके, मंत्र कोई ऐसा मोरी मुंह पर। ओझा ने मीरा की आंखों में झांका, तो ओझा बिका उठा गिरधर। अंतिम क्षण पढ़ती हूँ कि बांध के घुंघरू जो नाची, तो नाची के नाच को नाच नचा गई मीरा। शाम की मोहनी मूरत देख के मूरत में ही समा गई मीरा। पीर में नैनों की नीर बहा, वसुधा पे सुधा बरसा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। प्रेम के गीत क्या गाए कोई, अब गाना था जो सब गा गई मीरा। गाना था जो सब गा गई। मैं समझता हूँ ये छंद आज इस मिट्टी पर ना पढ़े जाते तो कहाँ पढ़े जाते। अपनी मिट्टी के सम्मान में एक बार आप और तालियां बजा दीजिएगा, क्योंकि मीरा को मेड़ता की बेटी कहते हैं, लेकिन आपके यहाँ की बहू थी। दोनों धर्म इस मिट्टी ने दिए हैं। मैं सुनता हूँ कि मीरा को जब राणा ने भी शादी दिया, इसके बाद में वो एक बार बांके बिहारी के दर्शन के लिए वृंदावन गई, तो वहां ऐसा माना जाता है, ब्रज में शायद आप नाथा द्वारा के आसपास इस बात को जानते होंगे, पूरी सृष्टि के अंदर ऐसा माना जाता है पुरुष केवल कृष्ण है, बाकी सब उसकी गोपियां मानी जाती हैं। तो मीरा गई वहां बांके बिहारी जी के मंदिर में, तो तुरंत पुजारी ने उसका रास्ता रोक दिया, कहने लगे तुम अंदर नहीं जा सकती क्योंकि महिलाओं का प्रवेश वर्जित है। तो मीरा ने तुरंत उससे ऐसा जवाब किया, तलब किया, कहने लगे मैंने तो सुना था यहाँ पुरुष एक ही है, क्या तुम पुरुष हो? और तुरंत उसने कहा मैं भी पुरुष नहीं हूं, मैं तो नारी हूं। जब तुम नारी हो, तुम अंदर रह सकते हो, तो मैं अंदर क्यों नहीं जा सकती? और तुरंत मीरा अंदर चली गई। तब शायद एक पंक्ति मेरे मित्र ने लिखी, तजकर राजस्थान रंगीला जब जोगिन प्रेम में होता क्या है, तजकर राजस्थान रंगीला जब जोगिन वृंदावन पहुंची, मीरा स्वयं राधिका हो गई, कृष्ण स्वयं निखतारे हो गए। मीरा स्वयं राधिका हो गई, कृष्ण स्वयं निखतारे हो गए। सुनता हूं कृष्ण के बारे में सर्वाधिक किसने लिखा, तो वो सूरदास ने लिखा या रसखान ने लिखा।
कौन कृष्ण, कैसे कृष्ण? एक मृतक कहीं आता है, संपत भाई मैं आपसे भी शेयर करना चाहता हूं। एक बार सूरदास ने कहा कृष्ण से, हे कृष्ण मुझे अपनी नेत्र ज्योति दे दो वापस। कृष्ण ने कहा तुम मेरे बड़े अच्छे भक्त हो, चलो तुम्हें नेत्र ज्योति दिए देता हूं। उसने आंखें खोली तो कृष्ण को देखा। उसने कहा अब मेरी आंखें वापस ले लो। कहला क्यों, बस इतना ही देर तक लेनी थी? हाँ, बस जिसे देखना था उसे देख लिया, तुम्हें देखने के बाद अब मुझे देखना बाकी क्या बचा है दुनिया में। ऐसा कृष्ण। तो मैंने कहा या तो उसे सूर ने गाया या रसखान ने गाया। मेरे मंच पर हमारे मंच का रसखान यहाँ बैठा है, यानी राहत इंदौरी, गजल के बड़े हस्ताक्षर यहाँ बैठे। कल हम जब कोटा में थे तो संपत के मुंह से अनायास से शब्द निकला मेरे तेज के भाई से कि राम और रहीम के रसखान की जोड़ी यहाँ बैठी हुई है। मैं मंच के रसखान को आवाज देना चाहता हूँ, जिन्होंने कभी लिखा जाने मुझको क्या सूझाए आज सुबह अरुणाई में, मीर की गजलें ढूंढ रहा हूँ तुलसी की चौपाई में। ऐसा लिखने वाला बड़ा शायर यहाँ बैठा है। मैं कभी राहत भाई को इसलिए बड़ा नहीं मानता कि उन्होंने मिशन कश्मीर में गाने लिख दिए या मर्डर में गाने लिख दिए हैं, या उन्होंने मुन्ना भाई एमबीबीएस में गाने लिख दिए हैं, या घूमरो घूमरो उन्होंने लिख दिया, या तुमसा कोई प्यारा कोई अनजान नहीं है, तुम जान हो मेरी तुम्हें मालूम नहीं है। ऐसा गाने लिखने वाले इसलिए वो शायर बड़े नहीं है, वो इंसान बहुत बड़े हैं। वो उस्ताद शायरों में हमारी गिनती करी जाती है। मैं समझता हूँ वो युग मीठा आम था, ये युग कड़वा नीम। मीर लिख गए, गालिब लिख गए, वो जमाना था उनका। वो युग मीठा आम था, ये युग कड़वा नीम। पहले जैसे दोहे अब कहे दोहे कोई रहीम, लेकिन अब पहले जैसे कह रहा है। मैं उस रहीम को, रसखान को बुलाता हूं। एक बार जोरदार तालियां आदरणीय राहत इंदौरी। दोस्तों, मौसम के तेवर आप भी देख रहे हैं और मैं कोई रिस्क भी नहीं लूंगा और चैलेंज भी नहीं करूंगा जी। सबसे पहले मैं ये फर्ज समझता हूँ कि भास्कर समूह को मैं शुक्रिया अदा करूँ कि हिंदी के इतने मालामाल और धनी मंच पर उर्दू के शायर को बुलाया, याद किया। ये सिर्फ राहत इंदौरी का सम्मान नहीं बल्कि पूरे उर्दू समाज का सम्मान आप लोगों ने किया है। इसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे मालूम नहीं कि मैं कभी उदयपुर आया हूँ या नहीं आया। बहुत देर तक ध्यान दे रहा था कि मैं कभी शहर में आया या नहीं आया। लेकिन मैं अब आप कह रहे हैं तो आया ही होऊंगा। लेकिन मेरा जहाँ तक मुझे याद आ रहा है तो वो मैं बता दूं कि शायद होश में मैं पहली बार ही आया हूँ। मैं पढ़ता हूँ। देखिए एक बात और कह दूं मैं, जैसा बात मेरे तेज नारायण बेचन ने कहा था कि हम आदि हैं कि 20-25-50 हज़ार का मजमा जब तक नहीं होता तो अंदर से शेर ही बाहर नहीं निकलता। लेकिन आज में इतना इत्मीनान है मुझे कि अगर यहाँ मेरे सामने 25-50 हज़ार का मजमा होता तो भी राहत इंदौरी के शेर सुनने वाले इतने ही होते जितने हैं यहाँ पर। वाह 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 वाह। मेरा ख्याल है कि मेरा कोई नुकसान नहीं है। शुरू करते हैं। कहा है कि गुलाब, सुन लीजिएगा, बहुत 5-7 मिनट अपनी घड़ियां भी देख लीजिएगा। गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। उदयपुर के अच्छे लोगों, गुलाब, ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। आप, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। फकीर, शाह, कलंदर, इमाम, क्या क्या है तुझे पता नहीं, तेरा गुलाम क्या क्या है। तुझे पता नहीं तेरा गुलाम क्या क्या है। एक मतलब गजल का, मैं गजल ही कहता हूँ और गजल मेरा ईमान है, क्योंकि मैं गजल का बहुत करीब से रिश्ता रहा। मेरा गजल कहता भी हूँ, गजल मैं बरसों तक पढ़ाता भी रहा हूँ यूनिवर्सिटी में। तो मेरा मानना यह है कि गजल कहने के लिए, गजल सुनाने के लिए, गजल समझने के लिए आदमी को थोड़ा बहुत बच्चेदन होना जरूरी है। तो वैसे मुझे बहुत से चेहरे नजर आ रहे हैं जो मेरे काम के हैं। लेकिन पहले ये आपकी मोहब्बतों के नाम पर इस मौसम में यहाँ बैठे हुए शायरी सुनने के लिए, तो ये मैं आपकी नज़र करता हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ देने को लिए नहीं है, ये मतलब मैं आपको सुनाता हूँ कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी,
किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर तो किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? वो जिस 50,000 के मजमे की मैं बात कर रहा था उसमें से एक आदमी है यहाँ। अच्छा। किसने दस्तक दी ये दिल पर? कौन है? आप तो अंदर हैं, बाहर कौन है? सुने दोस्तों के शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम है। गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। शहरों में तो बारूदों का मौसम, गांव चलो, ये अमरूदों का मौसम है। सुने कि समंदरों के सफर में हवा चलाता है। हाँ? समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। खुदा चलाता है। हो ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज हैं। क्या बात है, क्या बात है। ये लोग पांव नहीं जहन से अपाहिज है। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। क्या बात है। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। और तुझे खबर, मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूँ। हाँ। लेकिन आप समझ जाएंगे कि शेर में किसे सुना रहा हूँ। सुने कि तुझे खबर नहीं, मेले में घूमने वाले, तेज सुनो तेज, तुझे खबर नहीं, मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा तुझे खबर नहीं, मेले में घूमने वाले। आप तो सब पढ़े लिखे शरीफ लोग हैं, दुकान का मतलब गलत ना निकालिए। तुझे खबर नहीं, मेले में घूमने वाले तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। और हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चला। हाय हाय, हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चला। संपत भाई 2-3 मिनट। हाँ हाँ, अरे मौसम साहब है। हाँ, वो महीन से खराब हो रहा है। एक ही जगह से खराब हो रहा है। बाकी मौसम ठीक है। सुने दोस्तों के ये एक गजल का मतलब सुनाता हूँ आपका, तरह का थोड़ा सा जी जी मूड बने। ये कब शुरू होगा मतलब और कब खत्म होगा ये हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ मैं पढ़ता हूँ, आप भेड़िए तो नहीं, बल्कि अपन मैं साथ में चलूंगा आपके। जहाँ से आप आए हो, जहाँ से आ रहा है मैं तो तलाश कर रहा था कोई तो मिले ऐसा। वहीं बैठ जाइए। सुने मैं ये कह रहा हूँ, बैठ जाइए। हाँ सुना कि उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर। वाह वाह, पर बैठ जाइए, मजा आएगा। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजा ले रहे हैं, आप बैठ जाइए। नहीं तो अगर आप नहीं बैठेंगे तो हम मजा नहीं ले पाएंगे ना। आप बैठ जाइए। जी जी बैठ जाइए। चलिए बैठिए, कोई बात नहीं। थोड़ी देर में तो लेटे रहेंगे। पीछे बैठे खड़े हुए उनसे भी दरखास्त करूँ, कोई बैठ जाते हैं। उधर शाम याद करके आए, शादी भी कोई होता। मुकर्रर साहब भी आने वाले हैं। हाँ सुनिए दोस्तों के, देखिए मैं जो गजल का मतलब सुना रहा हूँ जी, ये अचानक खत्म हो जाता है, तो जरा सा ध्यान रखिएगा कि कब शुरू हुआ था और कब खत्म हुआ। जी स्वागत। तो एंजॉय कर पाएंगे आप। कहा है कि उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब खत्म हो गया है।
उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब, चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। ये एक बहुत ही नाकाम आशिक की आवाज है। हाँ, एक मर्द की आवाज अलग होती है, देखिए वो उसमें शायद जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं, चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है, फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर वेवर साहब। एक दो शेर और सुन लीजिए जी। आज हम दोनों को फुर्सत, ये देखिए उदयपुर में जब तक कैरेक्टर को ज्वाइनिंग नहीं बताना। हाँ सही बात। तो सुने दोस्तों कि ये भास्कर वालों को मुबारकबाद देता हूं मैं कि उन्होंने ये दो जुबानों का, दो भाषाओं का संगम नहीं बल्कि दो तहजीबों का जश्न मनाया जा रहा है। वाह वाह वाह। और आप सब सुन रहे हैं, वो हिंदी के कवि सम्मेलन के मंच पे उर्दू की शायरी में पढ़ रहा हूँ और आप मेरे साथ हैं। मैं मेरे खुदा से, मेरे अल्लाह से दुआ करता हूँ कि मेरा पूरा हिंदुस्तान उदयपुर की तरह होता है, इस जलसे की तरह। मैं ये शेर पढ़ा हूँ कि आज हम दोनों को फुर्सत है, आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। आज हम दोनों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क दोनों की जरूरत है, चलो इश्क करें। इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, इसमें नुकसान का खतरा ही नहीं रहता है, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। और ये शेर पढ़ के रुखसत होता हूं कि आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। सुनिएगा दोस्त, ये मुनाफे की तिजारत है, चलो इश्क करें। आप हिंदू, मैं मुसलमान, ये ईसाई, वो सिख। यार छोड़ो, ये सियासत है, चलो इश्क करें। वाह वाह वाह। इश्क बीच में छोड़ना ठीक नहीं। फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। हाँ, फैसला जो कुछ भी हो मंजूर होना चाहिए। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। वाह वाह वाह। जंग हो या इश्क हो, भरपूर होना चाहिए। और भूलना भी है जरूरी। याद रखने के लिए पास रहना है तो थोड़ा दूर होना चाहिए। वाह वाह वाह। पास रहना है। नई एक बच्चे ने एक बिल्कुल नई गजल का याद मुझे दिलाई, तो मैं इससे भी ज्यादा नहीं सुनाता हूँ जो तुम तक नहीं पहुंची होगी। सुना है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है। कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह। कबूतरों को नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं वाह इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। वाह वाह वाह। क्या बात है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न देके अदालत बिगाड़ देती है। और मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से मिलाना चाहा है इंसान को, जब भी इंसान से, तो सारे खेल सियासत बिगाड़। वाह वाह वाह। मिलाना चाहा है, मिलाना चाहा है इंसान को जब भी इंसान से, तो सारे काम सियासत बिगाड़ देती है। खत्म करता हूं। कहा है कि तेरी हर बात मोहब्बत। इसमें एक लफ्ज आ रहा है खसारा। वेरी सॉरी, मैं माफी चाहता हूँ, मुझे शब्द
के माने नहीं बताना चाहिए, सब बुद्धिजीवी पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये मेरी मजबूरी, कहीं मेरा शेर गायब ना हो जाए, इसलिए खसारा घाटे को कहते हैं। तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके, तेरी हर बात मोहब्बत में गवारा करके दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके। दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, दिल के बाजार में बैठे हैं खसारा करके, आसमानों की तरफ फेंक दिया है। वाह, सुन के आप बताइएगा, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा कर। आसमानों की तरफ फेंक दिया है, आसमानों की तरफ फेंक दिया है मैंने, चंद मिट्टी के चरागों को, अच्छा बचेरा बेटा, चंद मिट्टी के चरागों को सितारा करके मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे। वाह वाह वाह, मुंतजिर हूं कि सितारों की जरा आंख लगे, चांद को छत पे बुला लूंगा इशारा। मैंने कहा ना आज 2020 का मैच है, मौसम के साथ हमारी थोड़ी सी आज गुफ्तगू हो रही है, इसलिए हम सीमित ओवर में शतक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये दावा करते हैं कि आप जब कल यहाँ से जाएंगे, चंद शेर, चंद गीत की पंक्तियां, कुछ मुक्तक आपको जरूर याद रहेंगे, चाहे हमारी वीर रस की हास की कविताएं याद न रहे, क्योंकि कहता यूं हूं कि बादल जो लब में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, उस पर हमारी चीख पुकार ज्यादा हो। लेकिन राहत भाई के मुक्तक बड़े क्यों हैं, शेर शायरी बड़ी क्यों है, संतोष जी के गीत बड़े क्यों हैं, ममता जी के सवैये बड़े क्यों हैं। बादल जो नभ में खड़ा मिला, माना आंसू से बड़ा मिला, लेकिन जो बूंद प्रतीक्षा में आंखों के द्वार खड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी, आकार भले ही छोटा हो बादल से बहुत बड़ी होगी। मेरा मन है कि एक बार हास की खिलखिलाहट के लिए मैं आपको फिर भाई संपत सरल की तरफ ले चलूं। मैं तो उससे भी कहता हूं, तू भी शेर व शायरी क्यों नहीं लिखता। बड़ी हिम्मत करके उसने कोटा से आज उदयपुर आए, गाड़ी में एक शेर लिखा और मेरे को सुनाया, वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं। सीप जैसे ममता जी की तरफ देखता जा, लिखता जा, कम वक्त आ गई। आज मेरे से कह रहा था कि मैं कह चश्मा कैसे, कहने लगा कि कुछ नहीं, एक्सरसाइज करने से आंखें कमजोर हो गई। मैं एक्सरसाइज यार आंखें कैसे कमजोर हो रही, मैं थोड़ी करता हूँ, पड़ोसन करती है, मैं तो देखता हूँ बस रोज सुबह, इसकी आंखें उसी से कमजोर हुई हैं। तो रास्ते में एक शेर लिखा इस बंदे ने कि सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। मैंने वाह वाह, ममता जी प्रसन्न हो गई, ऐसी प्रशंसा किसी ने नहीं करी। अगले ने 2.5 कवाड़ा कर दिया। सीप जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल। मैं ये वीर रस की कविता लिख रहा है, शेर लिख रहा है, तो सचमुच का शेर जंगल से उठाया, चला एक और सुन ले बस। मैंने चल एक और पेल दे, तू जब पड़ी गया पीछे से एक शेर और सुनाया। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, मगर बाबा कमाल कर दिया। अगली लाइन में इसने उस फिर डबल कवाड़ा करा, हाय सरस का आदमी लिखना आता है, ऐसा ही आता है। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैं कर दिया नहीं कबाड़ा, तो नहीं भाई साहब उल्टा मामला करा अपन ने भी, दांव मारा। जिसने मेरा निकाह कराया परी के साथ, बीवी हुई फरार उसी मौलवी के साथ, और हमने भी मारा दांव, हुआ मौलवी भी चित्त, वो मेरी भी के साथ है, हम उसकी भी के साथ। जोरदार तालियां बजाएं भाई संपत सरल, हास्य व्यंग का एक बेहतरीन कवि, आजकल व्यंग लेखों के लिए जाने जाते हैं। केपी सक्सेना और शरद जोशी के बाद शायद हिंदुस्तान में इस समय व्यंग लेखों का एकमात्र युवा हस्ताक्षर हमारे पास है, इसलिए एक बार और अतिरिक्त तालियां बजाएं भाई संपत सरल की। बेटा तू भी बैठ जा। बच्चा खुश है, जिंदगी में पहली बार माँ बाप को इकट्ठा हंसता देख रहा है। वो जो राहत इंदौरी जी को संबल दे रहे थे, वो सज्जन निकल लिए क्या? सज्जन तो मैं शिष्टता बस कह रहा हूं। भाई मेवाड़ की धरती, आदमी को भाषा भी थोड़ी ठीक रखनी चाहिए, लेकिन आनंद है जी क्या। 8 बजे बंद हो जाते हैं, मजबूरी अब क्या करें। दारू पीवाड़ा आदमी का क्या जी, तलब जरूर लागे। वो एक आदमी का दारू की लती तो लुगाई कूट दियो।
दारू छूट गई, 6 महीना बाद में तलब लागी तो कोई कहना 10 रुपया उधार लेकर के चोरी से एक पाव पिया हो। घर में घुसता ही छोरो मिल गो, बोले बापू आज तो नशा में, बोले ना तेरी सौगन। छोरो बोले सौगन मत का मुंह सूंगा। बाप बोलो साला चोरी से तो 6 महीना में एक पाव पी रहा है, मेरे तू सूंघ जा। तो क्या चीज है ये? लोग तो क्या है कि दृश्य में से भी बात निकाल लेते हैं। आज मेवाड़ी पगड़ी आदरणीय राहत इंदौरी जी ने बांधी तो बड़ा ऐसा सुंदर दृश्य लग रहा था। बगल में ममता जी बैठी थी तो ऐसे लग रहा था जैसे गुलाबचंद कटारिया जी किरण माहेश्वरी के साथ बैठे। हालांकि इन दोनों में भी लगाव उतना ही है। बता रहे थे अभी यात्राएं निकल रही है, ये स्वराज यात्रा, वो परिवर्तन यात्रा, जो भी हो अंतिम यात्रा निकाल के छोड़ेंगे। चुनावों से पहले यात्रा याद आती है। 5 साल कुछ नहीं, जैसे एक बच्चा साल भर नहीं पढ़े और परीक्षा से पहले 1 वीक सीरीज खरीदता है और फिर सोचे कि बढ़िया नंबरों से पास हो जाएंगे। प्यार मोहब्बत की बात कर रहे थे, कह रहे ऐसी उम्मीद आप मुझसे न करें। हाँ, लाख इत्र की मलो तो मोहब्बत की बू नहीं आती। वो दिन हवा हुए जब पसीना गुलाब था। वाह वाह, हम तो इतना जानते हो, अकेले आए हो। हम तो हाशिवेन के कवि हैं और कोशिश करते हैं कि कमिटमेंट के साथ कोई बात कही जाए। भाई विनीत चौहान बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं, वीर रस के बड़े कवि, आप उनको सुनेंगे। हालांकि आजकल हमारे यहाँ वीर रस के कवि ऐसे भी आ गए, ये तो कमिटेड आदमी है, ऐसे वीर रस के कवि भी आ गए जो शादी में सिर्फ आधे घंटे घोड़ी पर बैठे थे और चेतक पे महाकाव्य लिख दिया। हाँ, कशिश की बात है जी, या प्यार मोहब्बत की बात करी तो लोक में यह की चीज बहुत है। भाई एक सासू का कन्या बहू अपना छोरा ने छोड़ करके पियर चली गई तो 15 दिन बाद में सासू फोन करे, बोले बहू जल्दी आ जाए, छोरो बहुत उदास रहे। बहू पूछो सासू जी छोरो कौन सो उदास रहे, थार लोग मार लो। ये तो सब रिश्ता की बात है। एक रचना मैं सुना दूं क्योंकि मौसम जरा गड़बड़ है और आपको संतोष आनंद जी को सुनना है और मैं समझता हूं कि संतोष आनंद जी इस उम्र के पड़ाव पर हैं कि आप उनको जल्दी सुन लो। ये अभी जब बोलेंगे तब सुनना आप इनको, ये नोट करते जा रहे हैं सारी चीज। ये है कि बूढ़ा बुजुर्ग ये समय से कटे हुए लोग नहीं है, जानते सब है, बस प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। हाँ, राहत इंदौरी जी हो चाहे संतोष आनंद जी हो, अपडेट है बिल्कुल, कहते नहीं। वो एक ताऊ बस में सफर कर रहे हो तो एक नौजवान सिगरेट सिलगाई, अब वहां से सिगरेट की चिंगारी उछल करके ताऊ को कुर्तो चल गो। ताऊ कुछ नहीं बोलो, नौजवान देखे हुए यहाँ का कलयुग में यहाँ को ताऊ गुस्सो कर तो दूर हो तो कुछ कही नहीं रही हो, इसु बात करनी चाहिए। नजदीक आकर के बोलो ताऊ राम राम, ताऊ बोलो राम राम। नौजवान पूछो ताऊ कौन सो गाँव, ताऊ बोलो क्यों गाँव भी बालक हो गए। अपडेट है, बस कह घूम दिया। मैं पिछली बार आया था तो कोशिश करता हूं कुछ नई चीज आपको सुनाई, लेकिन एक बात मैं दोहराना चाहता हूं, शायद कुछ लोग यहाँ आज नए आए होंगे। मनमोहन सिंह जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले मैं भाग्य को नहीं मानता था। 64 साल में पहला मौका है जब विकिलीक्स तक खुलासा नहीं कर पा रही कि भारत में प्रधानमंत्री भी है। प्रधानमंत्री होकर के भी प्रधानमंत्री लगते नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना तो दिया और बता नहीं रखा हो। इतने भले ईमानदार योगी अर्थशास्त्री, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी योग्यता और ईमानदारी का लाभ उनके मंत्रिमंडल के अलावा किसी ने नहीं उठाया। पिछले दिनों मिल गए थे कार्यक्रम में, बड़े दुखी थे, बोले यार हमें तो कोई देश का प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी दुखी मत हो,
जब तक सोनिया जी को दूसरा ढंग का आदमी नहीं मिल जाता, आप ही भारत के प्रधानमंत्री हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं मानता तो एक मंत्र देता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी, आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो, कुछ इतना सा कर लो। दिल्ली में आपका जो बंगला है, जिसके बाद नेम प्लेट लगी है, जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। वो तो लोगों ने सार्वजनिक तौर पर पहली बार मनमोहन सिंह जी को देखा प्रधानमंत्री के रूप में सन 2011 में भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था। अच्छा साहब, उस बुजुर्ग आदमी पर क्या गुजरी होगी जिसे 8-9 घंटे वो मैच देखना पड़ा, जिसके बारे में जानता नहीं। लेकिन सोनिया जी भी वो क्रिकेट मैच दिखाने मनमोहन सिंह जी को जानबूझ कर ले गई थी। कल को कोई भारतीय खिलाड़ी बेईमानी कर लेता तो माफी कौन मांगता। फिर उन्होंने देखा एक नासमझ बुजुर्ग का समय कैसे कटेगा, तो एक नासमझ को तब के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के गिलानी साहब बुलवाए। भाई, दो नासमझ साथ साथ बैठे होंगे तो टाइम काट लेंगे, जैसे आज की शाम हम 6 लोग काट लेंगे। दोनों के सोफे अगल बगल थे, वातावरण अच्छा था, गिलानी साहब को नींद आ गई। आधे घंटे बाद आंख खुली तो गिलानी साहब ने पूछ लिया, मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? दैनिक भास्कर का कार्यक्रम है, पिछले 7-8 साल में देश की राजनीति कैसी चली है, व्यंग अच्छा लगे तो बताना मुझे। बोले, गिलानी साहब ने पूछा मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले, गिलानी साहब आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। लेकिन चीजें बदल रही है, परिवर्तन के दौर से देश गुजर रहा है। ये अलग बात है कि अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बाबा रामदेव हो, चाहे अन्ना हजारे हो, उन्होंने गांधी के हथियार तो उठा लिए, लेकिन उनका इस्तेमाल गांधी की तरह नहीं कर रहे। गांधी ने सहारे के लिए लाठी उठाई थी, इन्होंने कंधे पे धर ली, और इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते उससे आगे निकल जाते हैं। लेकिन जो भी हो, बाबा रामदेव ने योग के क्षेत्र में तो क्रांति कर दी, और आदमी को योग करना भी चाहिए। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता है ना जैसे पूरी भीड़ का लोड 2 ही लोगों पे आ गया। बाबा रामदेव ने योग के क्षेत्र में तो क्रांति कर दी, और योग करना चाहिए, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि इमरजेंसी में किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। बाबा ने जितने स्वस्थ रहने के लिए आसन बताए, उनमें सबसे बेहतरीन आसन है यू-टर्न आसन। यू-टर्न आसन, जब तक सामने वाला डर रहा है तलवार से काम लो, जैसे खुद पे आ गई सलवार से काम लो। बहुत अच्छे। और सरकार तो बाबा के पीछे पड़ी है, विपक्ष भी कितना गंभीर है। बाबा पर जब लाठीचार्ज हुआ रामलीला मैदान में, तो भाजपा ने राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया, तो प्रतिपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने उसमें डांस किया। विरोधियों की गंभीरता देखिए, फिर कहते हैं कि शासन हमारे हाथ में दे दो। और राजघाट पर सुषमा स्वराज का डांस देखकर मेरे ख्याल गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी या सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग्य पैदा हुआ। वहीं से मैं एक लेख आपको सुनाता हूं, बिल्कुल नया। हाँ भैया। कहते हैं कि साहब देश ने बड़ी तरक्की की, हम भी मानते हैं, लेकिन 64 साल में जितना खोया उतना नहीं पाया। वाह। एक्सप्रेस हाईवे से 10 किलोमीटर नीचे उतरो, हिंदुस्तान आज भी वही है। 15-10 रुपए में पानी की बोतल मिलती है तो तरक्की नहीं है। प्रजातंत्र के गाल पर तमाचा है कि सरकार 64 साल में देश की जनता को शुद्ध पानी नहीं पिला पाई। ऊपर से व्यवस्था का क्रूर मजाक हो, अरबों रुपए का आईपीएल उसी देश में खेला जाता है जिसमें करोड़ों बीपीएल बसते। हम चढ़ना हिमालय पर चाहते हैं और मुंह हिंद महासागर की तरफ। वाह 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 वाह। गांव को लेकर के एक मैंने लेख लिखा। आप बड़े शहर में रहते हैं, हम थोड़े से और बड़े शहर में रहते हैं। गांव को जैसा सोचते हैं वैसे अब गांव नहीं। गांव में कुंठा, ईर्ष्या, द्वेष, तमाम भावनाएं जो महानगर में भी कम है उससे ज्यादा पहुंच गई।
हम पतन के मामले में महाभारत से आगे के काल में जी रहे हैं। भीष्म महाभारत में पूरे टाइम भीष्म है, विदुर पूरे टाइम विदुर है, अर्जुन पूरे टाइम अर्जुन है, कृष्ण, जितने भी जो पात्र हैं वो है पूरे टाइम। लेकिन आज का आदमी 5 मिनट में महाभारत के सारे पात्रों को अकेला जी लेता है। मैंने उसी मनोविज्ञान को पकड़ा है। वहीं से एक चीज, इस समय हम आवारा पूंजीवाद के दौर में गुजर रहे हैं और बाजारवाद हावी है। बाजार बुरी चीज नहीं है, वैदिक युग में भी था, हर समय की जरूरत है, लेकिन बाजारवाद गलत चीज है। चालाक अर्थशास्त्रियों ने पिछले 20 साल में सारा अर्थशास्त्र उलट पुलट कर दिया, चुंबक के गुण बाजार में भर दिया और मनुष्य को लोहा कर दिया। वाह 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 वाह। पहले 2 जोड़ी कपड़े होते थे, तकिए के नीचे लगाकर प्रेस हो जाती थी, आज पूरा वार्डरोब भरा है। आदमी अपने आप को ये सोचता है यार क्या पहने। बढ़िया बात है। ये जो चीज आ गई इसने बड़ा नुकसान किया, इस पर काबू पाना है। लेकिन आदमी को आशावादी होना चाहिए। हम सोचते हैं चीजें बदलेंगी, बदलाव आएगा, क्योंकि मोबाइल में टाइम आने से घड़ियों का बाजार थोड़ी बंद हो गया। एक आदर्श भारतीय गांव में तमाम अभाव और कष्ट हैं, वो चीजें इसमें आएंगी। गांव वाले उसके बावजूद जीवन से जी लेते हैं। उसका एक कारण है सेंस ऑफ ह्यूमर, मजाक का भाव। एक दूसरे की टांग खींचते हैं, बुरा नहीं मानते, उसी से जीवन जीते और आपस में मिलते हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं दैनिक भास्कर को कि उन्होंने इस तरह के समागम जुटाना शुरू किया है। आप लोग भी घरों से निकलिए। हम संकट काल के दौर से गुजर रहे हैं, हम तकनीक के उस हाहाकारी दौर से गुजर रहे हैं जब फेसबुक पर 5000 दोस्त हैं और आपस में बोलचाल बंद है। आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उतना ही बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। यहाँ आए हैं, चेहरे देखते हैं, कई चीजें सीखने को मिलती हैं। सुनिए साहब, एक आदर्श भारतीय गांव सबसे मोटी चीज है विनीत, गांव के आदमी को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। ये है, खुले पैसे भी होंगे तो दूसरे से पूछ लेगा बेटा कितनी रोजगार, ये बता देगा। शहर का आदमी जल्दी में रहता है, ठगा जाता है। वो साइकिल कंपनी को एक एजेंट देखे, यार शहर में तो लोग कारा में चल रहा है, मोटरसाइकिल में चल रहा है, गाँव का मान चलो साइकिल बैठे बिकेगी। वो गयो तो देखो एक किसान पैदल पैदल आ रहे हो, जेब में रुपया भरा, वो देखो कि पीसा भी और पैदल भी आ रही हो, साइकिल खरीदे को बोले ताऊ साइकिल खरीद ले। बोलो ना जी, घर में देना की दिक्कत है, दूध दही की, बच्चा के लिए एक भैंस ला रहा, उस घर का मेला में जा रहा। बोलो रे साइकिल खरीद ले के भैंस को करेगा। बोलो ना भैंस ले आऊंगा, साइकिल को केक रहा। तो वो साइकिल कंपनी को एजेंट ब्रह्मास्त्र फेंक्यो। बोले देख तेरा घर जो है वह गांव से ढाणी में 2 कोस दूर है, भैंस पर बैठ करके आओगे तो लोग हंसेगा। ताऊ बोले बेटा साइकिल के दूध निकालोगे तो ज्यादा लोग हंसेगा। बस यह चीज गांव में बच रही है, ठीक है, बावजूद तो जो कुछ हो वो हुआ। एक आदर्श भारतीय गांव। आज भी जो ये मानते हैं कि भारत की आत्मा गांव में बसती है, मेरे ख्याल से उन्होंने गांव उतने ही देखे हैं जितनी की आत्मा। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। जिस आदर्श गांव का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। अब व्यंग पर समर्थन करना, वह राजधानी से 10 किलोमीटर पश्चिम में है। चूंकि रास्ते में शराब के कई ठेके पड़ते हैं, अतः ये दूरी घटती बढ़ती भी रहती है। वाह वाह वाह। कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था। पुराने गांव किसी ठाकुर साहब ने, चौधरी ने, सेठ जी ने या किसी डाकू ने, जिन्हें आप गांव की भाषा में ताड़ी थी बोला, वह बसाया होगा। अब व्यंग पर समर्थन करना, कहते हैं कि उक्त आदर्श गांव किसी जालिम सिंह नामक डाकू ने बसाया था, जो कि निहायत ईमानदार और परोपकारी डाकू थे, क्योंकि निर्वाचित नहीं थे। वाह 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 वाह। हालांकि बाद में उन्होंने भी डाकू जीवन से वीआरएस लेकर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली थी। उनके समझ में आ गया होगा कि एक डाकू को जिनके यहाँ डकैती डालने जाना पड़ता है, चुनाव जीत लेने पर वही लोग घर बैठे दे जाते। हाय हाय वाह वाह वाह। और आज की शाम इससे आक्रामक व्यंग मैं नहीं कह सकता, समझ में आ जाए तो भरपूर समर्थन करना। यूं भी अपराध और राजनीति में महज वोटिंग का ही तो अंतर है। संसद पर जिन आतंकियों ने हमला किया था, सुरक्षा प्रहरियों ने उन्हें गोली मारने से पहले निश्चित ही कहा होगा, मानते आप लोग बहुत बड़े अपराधी हैं,
चाहे कितने भी बड़े आतंकवादी हैं, लेकिन चुनाव जीते बिना अंदर नहीं जाने देंगे। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। आदर्श गांव में 10 दिशाएं, 3 मौसम, 12 महीने और 7 वार सब होते हैं। बस एक तो गांव के उत्तर में किसी भी साइज का कोई हिमालय नहीं है और दूसरा गांव 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ नहीं है। गांव वालों का दावा है कि डाकू जालिम सिंह जी 2-4 दिन भी और जीवित रह लेते तो आज ये दोनों चीजें भी गांव में होती। अब गांव के आदमी का मनोविज्ञान देखो। गांव के लोग किफायती इस हद तक हैं कि किसी को मिस कॉल तक अपने फोन से नहीं मारते। और अब आपकी तालियां उठेंगी। और दरिया दिल ऐसे कि मिस कॉल मारने के बाद फोन कर करके भी पूछते रहते हैं कि मिस कॉल मिला क्या। बहुत अच्छे। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, टूरिस्ट पैलेस, 3 शराब के ठेके। दारू तो गांव ने बर्बाद कर रखा है। नरेगा चला दिया सरकार ने, दिन भर मजदूरी करते शाम को जाते वहां भटक जाते हैं। मैं तो के ठाकरा को हूँ, हमारे एक मित्र ने मैं गांव में ले गया, यार देखो गांव है जयपुर से 120 किलोमीटर। मैंने कहा वो ठाकरा को गांव है, तो वो पूछ लियो भाई गांव को ठाकर कौन है। मैं कहा शाम का 5 बजे बाद में कोई नहीं टोकले तो। गांव में कुल 13 पर्यटक स्थल हैं, 3 शराब के ठेके, 1 मंदिर, 1 प्राइमरी स्कूल, 2 कुएं, 1 पुलिस चौकी तथा 5 शमशान घाट। सरकारी ठेकों के बावजूद हस्त निर्मित शराब को ही प्रायोरिटी दी जाती है ताकि ग्लोबलाइजेशन के इस भीषण दौर में भी स्वदेशीपन बना रहे। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। व्यंग पर समर्थन करना। अधिकांश लोग शराब पीते हैं, कई नहीं भी पीते हैं। जो नहीं पीते हैं वे पीने वालों को समझाते बुझाते रहते हैं। उनके समझाए से जब पीने वाले नहीं समझते हैं तो दुखी होकर वे भी पीने लगते हैं। लोगों में सरकारी नौकरियों के प्रति बड़ा मोह है। सबका प्रयास रहता है कि काम ऐसा हो जिसमें काम न हो। जहां तक मेहनत मजदूरी का सवाल है, मेहनत करने वाले को मजदूरी नहीं मिलती और जिसे मजदूरी मिल जाती है वह मेहनत बंद कर देता है। क्या बात है, क्या बात है। अब एक नए शब्द का फिर आनंद लेना। सबके आपसी संबंध गठबंधन सरकारों जैसे हैं, अर्थात स्वार्थ ही 2 लोगों को जोड़ता है। उम्र का फासला भी रिश्तों में बाधक नहीं बनता। दिन में जो बेटे का क्लास फेलो होता है, शाम को वही बाप का ग्लास फेलो होता है। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, अदम गोंडवी साहब का एक शेर है कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये आंकड़े हैं झूठे, ये दावा किताबी है। वाह वाह वाह। गांव में जब से हैंडपंप लगे हैं, दोनों कुएं शर्त लगाकर कूदने के काम आ रहे हैं। स्कूल उतनी ही देर चलता है जितनी देर मिड डे मील चलता है। पुलिस चौकी को लेकर मतभेद है कि अपराध बढ़ने से चौकी खुली है या चौकी खुलने से अपराध बढ़ा। अब एक ऐसी चीज जिसने पूरे देश को 65 साल से काम पे लगा रखा है। 5 शमशान घाटों से स्वतः सिद्ध है कि गांव में 5 जातियां रहती हैं। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि मनुष्य के मरने के बाद भी उसकी जाति नहीं मर जाए। एक दफा कै जाति के लोगों ने अपना एक शव गफलत में खे जाति के शमशान में जला दिया है। बात ऐसी बिगड़ी कि खे जाति वालों ने तुरंत अपना एक व्यक्ति मारा। और उसे कै जाति के शमशान में जलाकर बदला दिया। फिर आपकी तालियां उठे। अंततः लोकल विधायक ने दोनों जातियों से 2-2 लोग मरवाकर उनके अपने अपने शमशानों में जलवाए, तब जाकर शांति हुई। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। आजकल धर्म और कथा प्रवचन और दुनिया भर का सब कुछ बड़ा चल रहा है।
एक सीधा सा सूत्र है कि खुद का भाग्य काम नहीं कर रहा हो तो तुरंत दूसरों का बताना शुरू कर दो। एकमात्र मंदिर का निर्माण भी डाकू जालिम सिंह जी ही करा गए थे। कथा है कि एक रात सपने में उन्हें एक साधु ने ताना मार दिया था कि मूर्ख, लूट का माल यूं ही नहीं बचेगा, थोड़ा दान धर्म भी करना सीख। कहते हैं बात ऐसी चुभी कि डाकू जालिम सिंह जी ने अगली ही रात आसपास के कई मंदिरों को लूटा और उसी श्रम धन से इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। अब आपको मैं गांव की जो असली समस्या है वो बताता हूं, किस कारण से इतना सब कुछ है। घरों में दो चीजें सबके यहां फाइनेंसित है, मोटरसाइकिल और टेलीविजन। अच्छे व्यंग पर समर्थन करना ताकि लोग अच्छी बात कहें। मोटरसाइकिल और टेलीविजन। मोटरसाइकिल इसलिए कि गांव सड़क मार्ग से शहर जा सके, टेलीविजन इसलिए कि शहर आकाश मार्ग से गांव आ सके। टीवी ने तो ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति कर दी। कक्षा में मास्टर जी महाभारत के रचयिता का नाम पूछते हैं तो बच्चे बी.आर. चोपड़ा बताते हैं। और अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर भरपूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। जो परिहास वृत्ति है, देखो जो हो, गांव वालों में परिहास वृत्ति लाजवाब है। चरणदास जी हड़बड़ी में जरा छोटे जूते खरीद लाए। दुकानदार ने बिका हुआ सामान वापस नहीं लिया क्योंकि दिन भर में एक ही बिका। लाचार चरणदास जी को ठांसे के जूते काट रहे हैं और वह लगड़ाते हुए चल रहे हैं। रास्ते में टकरा गया रामधन। पूछ बैठा चरणदास जी ये जूते कहां से मार लाए, मतलब कितने के पड़े। एक तो जूते काट रहे थे, ऊपर से रामधन की मार लाए और पड़े जैसी भाषा। चरणदास जी ने झल्ला कर कहा पेड़ से तोड़े। रामधन बोला महाराज कच्चे तोड़ लिए। बड़ा मन से आप लोगों ने सुना। संतोष आनंद जी तक हम पहुंचे, उसके बीच में एक हाजरी भाई विनीत की भी लगनी है। हालांकि इसकी कोशिश है कि साहब मौसम बड़ा खराब है और संतोष आनंद जी को हम पहले सुन लें, लेकिन ऐसा नहीं है। एक कार्य व्यवहार होता है पूरे इस आयोजन का। मैं चाहता हूं विनीत चौहान भी आपको सुनाए और उसका जितना मन हो वो सुनाए, जितना मन आपको वो सुनाए। इसमें कंजूसी नहीं है। वो गांव में एक आदमी पंडित जी ने पूछ लिया, बोले महाराज मिनटा में करोड़पति होगा, बोले उसको बताओ। पंडित जी बोले अरे अगर ओली का दिन नीलकांश देख ले, एक दुर्लभ पक्षी है नीलकंठ, तो समझ ले वारा न्यारा होगा। वो तो रंग गुलाल ओली मंगला वो सब भी छोड़ छाड़ करके नीलटांच की तलाश में गयो तो एक जंगल में नीलटांच मिली, लेकिन वह मरेड़ी पड़ी। वो देख रहे पंडित जी ने या कोने पूछी नीलटांच यूं थी देख ली मरेड़ी। वो मरेड़ी नीलटांच ने कुर्ता की जेब में गाली सी तो पंडित के घर आयो। बोलो महाराज या तो बताओ नीलटांच यूं थी देख ली मरेड़ी। पंडित बोले रे मरेड़ी में देख लीजिए, नहीं तो तने भी मरे सर। वो निकाल करके मरेड़ी नीलटांच और पंडित ने बोलो महाराज मौत तो मेरी है पर बच्चों को तू भी नहीं। तो मौसम खराब का चक्कर के मायने यह नहीं है कि वो कंजूसी बरत जाए। भरपूर तालियां बजाएं विनीत चौहान के लिए। वो आए उसके बाद